तो आज के इस क्लास में हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर पढ़ेंगे संवेदी अंग। जो सेंसरी ऑर्गन्स है मनुष्य में, उसके बारे में एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। में मानव के संवेदी अंग या ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स, यानी कि जो संवेदनात्मक जो अंग हैं मनुष्य के, जो सेंसरी ऑर्गन्स है वो क्या क्या हैं, उनके क्या क्या कार्य हैं, इसके बारे में हम लोग आज डिटेल से देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जाने कि जो बाह्य उद्दीपन होते हैं शरीर में, मानव के शरीर में, और आदमी जो ज्ञान प्राप्त करता है, जो इंफॉर्मेशन प्राप्त करता है, उसके लिए कुछ संवेदी अंग या ज्ञानेंद्रियां होती है। यानी हम लोग ज्ञानेंद्रियों के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो मानव शरीर में बाह्य उद्दीपनों और एवं ज्ञान प्राप्त करने के लिए कुछ संवेदी अंग या ज्ञानेंद्रियां होती हैं। ठीक है, जैसे कान या कर्ण, नाक या नासिका, नेत्र, त्वचा, जिह्वा या जीभ इत्यादि। तो ये सारे संवेदी अंग हैं और इनका कार्य है जो बाहर के उद्दीपन है उससे मनुष्य के मस्तिष्क को परिचित कराना और ज्ञान प्रदान करना। ये जो अंग है संवेदी अंग, इनके द्वारा मनुष्य सुनकर, देखकर, आंखों से देखता है, कान से सुनता है, जीभ से स्वाद लेकर, नाक से सूंघकर और त्वचा से स्पर्श करके सूचनाएं प्राप्त करता है। ठीक है, तो स्वाद से भी हमें पता चलता है क्या खट्टा है, क्या मीठा है, क्या कड़वा है। सुनते हैं हम लोग तो उससे हमें सूचना मिलती है। देख करके पता चलता है हमें, हम लोग दृश्य देखेंगे या फिर प्रकाश के बारे में जो जानो सेंसेशन होता है वो आंखों से होता है। नाक से सूंघ करके पता चलता है और त्वचा से छू करके, स्पर्श करके हमें सूचनाएं प्राप्त होती है। तो ये सारे संवेदी अंग है। जो मनुष्य के मुख्य संवेदी अंग है उनमें से है कर्ण या कान, नेत्र, जिह्वा, घ्राणेंद्रिय जो सूंघने का काम करती है, और त्वचा जो स्पर्श से संबंधित है। तो इनके बारे में हम लोग एक एक करके डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं कर्ण या कान या ईयर्स। ठीक है, कर्ण क्या करता है? कर्ण या कान ध्वनि उद्दीपन को ग्रहण करता है। क्या करता है? ध्वनि, यानी कि ये साउंड को सेंस करता है। तो कर्ण या कान ध्वनि उद्दीपन को ग्रहण करने वाला संवेदी अंग है और ये ग्रहण करेगा और किसको देगा? ये फिर ये आगे उसको इंफॉर्मेशन को पहुंचाएगा मस्तिष्क तक। ठीक है, जो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है कंप्यूटर की तरह। कर्ण ध्वनि तरंगों को ग्रहण करने के साथ साथ शरीर का संतुलन बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो कान के देखेंगे हम लोग दो कार्य हुए। एक तो ध्वनि तरंगों को ग्रहण करता है जिससे हमें सूचना मिलती है, और साथ साथ शरीर का संतुलन बनाए रखने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब कान को देखेंगे तो कान या कर्ण को तीन भागों में विभक्त किया गया है। बाह्य कर्ण, आप यहाँ पे आप देखिए इस फिगर में, जो मध्य कर्ण और अंतःकर्ण। ठीक है, तो बाह्य कर्ण आप इस फिगर में देखिए, थोड़ा सा छोटे करते हैं। तो ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं बाह्य कर्ण। फिर जो पिंक कलर का है उसको वो मिडिल ईयर है या मध्य कर्ण है, और जो ये ब्लूइश दिखाई दे रहा है ब्लू कलर का वो है इनर ईयर या अंतःकर्ण। तो ये आउटर, मिडिल और इनर तीन भाग है कान के। एक एक करके हम लोग इसको जानेंगे। ये जो कान दिखाई दे रहा है इसको हम लोग पिन्ना कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे बाह्य कर्ण के बारे में, एक्सटर्नल ईयर के बारे में। ये सिर के दोनों तरफ पंखे जैसी संरचना है। जो कान हमारे बाहर से दिखाई दे रहे हैं वो है बाह्य कर्ण। ठीक है, तो ये पंखे जैसी संरचना है और इसके साथ में एक गुहा है, कैनाल है। ठीक है, तो इसके दो भाग हैं। जो आउटर एक्सटर्नल ईयर है, बाह्य कर्ण है, पहला है कर्णपाली या पिन्ना जो हमें बाहर से दिखाई दे रहा है, और इसके अंदर एक नली गई है जिसको श्रवण नलिका या ऑडिटरी मीटस या कैनाल कहते हैं। ठीक है, तो दो पार्ट हैं एक्सटर्नल ईयर के, बाह्य कर्ण के, कर्णपाली या पिन्ना और श्रवण नलिका या ऑडिटरी मीटस और कैनाल। ठीक है, तो पिन्ना जो है वो, पिन्ना की संरचना ऐसी होती है कि जो भी ध्वनि तरंगे इसे टकराएगी उनको इकट्ठा करने में सहायता करती है। ठीक है, ये टकरा के वापस ले जाए, मैक्सिमम को वो रिसीव कर सके, वह काम पिन्ना का होता है। तो पिन्ना से जुड़ी पेशियां, ये मांसपेशियों की बनी है पिन्ना, तो पिन्ना से जुड़ी पेशियां ध्वनि तरंगों को इकट्ठा करने में सहायता करती है। इसके बाद जब अंदर की श्रवण नलिका की बात करेंगे
तो जिसको ऑडिटरी मेटर्स या कैनाल कहते हैं। तो श्रवण नलिका की दीवार पर रूमिनस ग्रंथियां होती है और इससे इन रूमिनस ग्रंथियों से मोम या वैक्स जैसा पदार्थ स्रावित होता है। क्यों स्रावित होता है? इस मोम का या वैक्स का काम क्या है? तो ये जो मोम या वैक्स जैसे पदार्थ का स्राव होता है रूमिनस ग्रंथियों से, यह हानिकारक जीवों और धूल कणों को कान के अंदर जाने से रोकती है। इसलिए आप देखेंगे कान के अंदर धूल जमा होता रहता है, बाहर ही, अंदर नहीं जा पाता है, क्योंकि ये जो वैक्स जैसा पदार्थ है, मोम जैसा पदार्थ है, इससे जाके कोई भी जीव हो, धूल कण हो, चिपक जाती है। इसलिए हमें जरूरी होता है कि समय समय पर कान को साफ करें, और साफ करते आप देंगे व्हाइट व्हाइट निकलेगा। ये सब धूल कण है जो उस मोम जैसे पदार्थ में, जिसका स्राव रूमिनस ग्रंथियों से होता है, उसमें जाके चिपक जाते हैं। ठीक है, तो ये था बाह्य कर्ण। अब देखते हैं हम लोग मध्य कर्ण या मिडिल ईयर। तो हमने देखा इस फिगर में ये पिन्ना है और ये हमारा ऑडिटरी कैनाल है। अब ये जो पोर्शन देख रहे हैं ये हमारा है मध्य कर्ण। इसमें एक कपाट है, ठीक है, जिसको टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं और इसके बीच में हवा भरा होता है। ठीक है, और ये एक ट्यूब है जिसको स्टैचियन ट्यूब कहते हैं। ये आगे जाके हमारे मुख में जो ग्रासिका है वहां जाके मिल जाती है। तो ये मध्य कर्ण का बनावट है। मध्य कर्ण की बात करेंगे तो इसकी संरचना एक गुहा के रूप में होती है जिसमें हवा भरी होती है। ठीक है, और इसके आरंभ में कर्ण पटल या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पाया जाता है। ठीक है, इसके आगे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के आगे एक यूस्टेशियन नली होती है जो मुख्य ग्रासन में जाकर खुलती है। ठीक है, यहाँ पे भी एक वाल्व होता है जो हमेशा बंद रहता है, लेकिन जब जमाई लेते हैं या खांसते हैं तो ये वाल्व खुल जाता है। ठीक है, मध्य कर्ण की बात करेंगे तो मध्य कर्ण में 3 हड्डियां होती हैं जिनका नाम है मेलियस, इंकस और स्टेपिज। तो स्टेपिज का चर्चा हमने अस्थि वाले जो स्केलेटल सिस्टम था उसमें किया था। स्टेपिज मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। तो क्वेश्चन यह है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है? स्टेपिज। और स्टेपिज कहाँ पे स्थित है? तो मध्य कर्ण में, कान की संरचना में। अगर और डिटेल में है तो वो मध्य कर्ण में स्थित है, मिडिल ईयर में स्थित है। तो जो सबसे अंदर वाला पोर्शन है वो होता है इंटरनल ईयर या अंतःकर्ण कहते हैं। यह एक अर्ध पारगम्य झिल्ली से बना होता है, एक थैले की तरह होता है। ठीक है, और इसके चारों तरफ एक अस्थि का कैविटी होता है जिसके अंदर सुरक्षित होता है, जिसको बोलते हैं पेरियोटिक अस्थि। पेरियोटिक अस्थि जो है बोन है, उसके नीचे का भाग है, उसको पेट्रस कहते हैं। इस पेट्रस में अर्धपारगम्य झिल्ली या अंतःकर्ण सुरक्षित रहता है। फिगर आप देखिएगा, ये देखिए इसके चारों तरफ ये है वो बोन है। ठीक है, और इस बोन के अंदर में ये अंतःकर्ण सुरक्षित रहता है। ठीक है, ये अर्धपारगम्य झिल्ली है। तो पेरियोटिक अस्थि अंतःकर्ण के चारों ओर एक आवरण बनाती है और इस आवरण को कहते हैं लेबिरिंथ, बोनी लेबिरिंथ यानी अस्थि लेबिरिंथ। अस्थि लेबिरिंथ जो है, लेबिरिंथ में पेरिलिम्फ नामक एक द्रव भरा होता है, लिक्विड भरा होता है, और साथ ही इस द्रव में कैल्शियम कार्बोनेट के कण तैरते रहते हैं। तो क्वेश्चन ये बनता है कि कान के अंदर जो अस्थि लेबिरिंथ है उसमें कौन सा द्रव भरा होता है? तो पेरिलिम्फ नामक द्रव भरा होता है और इस द्रव में कैल्शियम कार्बोनेट के कण भी तैरते रहते हैं। ठीक है, इसी में एक और भाग है इसका जिसको कहते हैं कोक्लिया। तो जो सुनने का कार्य है कोक्लिया के द्वारा ही किया जाता है। कोक्लिया से आगे आप देखेंगे तो तंत्रिका तंतु या तंत्रिका कोशिकाएं जुड़ी होती हैं जो हम सुनते हैं उसको मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करता है तंत्रिका तंतु। तो ये तंत्रिका तंतु कोक्लिया से जुड़े होते हैं। तो सुनने का जो कार्य है वह अंतःकर्ण के कोक्लिया के द्वारा किया जाता है। साथ में जो शारीरिक संतुलन की बात कर रहे थे कि जो कान है वह मनुष्य के शारीरिक संतुलन को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यह जो शारीरिक संतुलन का कार्य है यह अंतःकर्ण का ही एक भाग है, एम्पुला। एम्पुला के द्वारा शारीरिक संतुलन का कार्य किया जाता है। तो ये था कर्ण के बारे में। अब आगे हम लोग देखेंगे कर्ण के बाद नेत्र या आंख या आइज। ठीक है, कर्ण क्या करता था? ध्वनि उद्दीपन को ग्रहण करना था। नेत्र क्या करता है? नेत्र प्रकाश या दृष्टि उद्दीपन को ग्रहण करने वाला अंग है। ठीक है, यह एक गोलाकार रचना है। आंख का आप देखते हैं, आंख खोल कर देखिए, ये गोलाकार है। ठीक है, और इस जो गोलाकार रचना है इसको नेत्र गोलक या आई बॉल कहा जाता है। और जिस कोटर में, जिस
कैविटी में सुरक्षित है, जिस गड्ढे में, उसको नेत्र कोटर कहा जाता है। ठीक है, तो आंख नेत्र की बात करेंगे। नेत्र एक रोज गोलाकार रचना है जिसे नेत्र गोलक कहा जाता है, और यह नेत्र गोलक नेत्र कोटर में आई कैविटी में सुरक्षित रहता है। ठीक है, ये आप फोटो देख सकते हैं फिर इमेज इसका। ये आपका नेत्र गोलक है पूरा। इसका जो बाहर निकला हुआ पोर्शन है इसको बोलते हैं कॉर्निया। ठीक है, ये जो दो साइड से झिल्लियां हैं ये है आइरिस, और इसको बोलते हैं नेत्र लेंस। ठीक है, और भी बहुत सारे पार्ट हैं जैसे कंजक्टिवा है, आगे रेटिना देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो बहुत सारे पार्ट है। ये पुपिल है, आंख की पुतली। ठीक है, तो आगे इसके बारे में एक एक करके देखेंगे। तो ये हमारा है आंख का इमेज या डायग्राम। ठीक है, अब हमने देखा कि नेत्र कोटर में जो है नेत्र गोलक सुरक्षित है, और बाहर से इसकी सुरक्षा हेतु दो पेशी युक्त पलक होते हैं। जो पलकें हैं दो, ये मांसपेशियों से बनी है, पेशी युक्त है, और ये पलकें नेत्र की सुरक्षा के लिए होते हैं। ठीक है, इन्हीं पलकों के किनारे माइबोमियन ग्रंथि पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि? माइबोमियन ग्रंथि। इन ग्रंथियों से तेल जैसा पदार्थ का स्रावन होते रहता है। ये ग्रंथियां तेल जैसे पदार्थ का स्रावन करती है आंख की पलकों के किनारे, माइबोमियन ग्रंथि। तो याद रखिएगा, माइबोमियन ग्रंथि से तेल जैसे पदार्थ का स्राव होता है, और ये ग्रंथियां आंख की पलकों के किनारे स्थित होते हैं। इसके अलावा प्रत्येक नेत्र के बाहरी कोण के निकट, यानी कि जो ये बाहरी कोण है, यहाँ पे आप देखेंगे ये बाहरी कोण है, ये बाहरी कोण है, तो यहाँ पे कुछ अश्रु ग्रंथियां होती है जिसको बोलते हैं लैक्रिमल ग्लैंड्स। इन ग्रंथियों से आंसू का स्राव होता है, यानी कि आप देखेंगे जो आंसू निकलता है आपका यहीं से बनना शुरू होता है, इन अश्रु ग्रंथियों से, लैक्रिमल ग्लैंड से। ठीक है, एक यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो अश्रु ग्रंथियां है जन्म लेते ही सक्रिय नहीं होती है। जब बच्चा जन्म लेता है तो बच्चे के जन्म के 4 महीने बाद ये अश्रु ग्रंथियां सक्रिय होती है। इसलिए आप ध्यान दीजिएगा कि कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो रोता है तो उसकी आंख से आंसू नहीं निकलेगा। आंसू क्यों नहीं निकलता है? वो चिल्लाएगा, रोएगा, लेकिन उसके आंख से आंसू नहीं निकलेगा। आंसू इसलिए नहीं निकलता है कि अश्रु ग्रंथियां सक्रिय नहीं होती है। सक्रिय कब होंगी? शिशु के जन्म के 4 महीने के बाद। तो शिशु के जन्म के 4 महीने बाद ये अश्रु ग्रंथियां सक्रिय होती है, तभी बच्चा रोएगा तो आंसू निकलेगा, उसके पहले आंसू नहीं निकलता है। नेत्र गोलक के आगे की ओर के जो भाग निकला होता है, पारदर्शक भाग, उसको कॉर्निया कहा जाता है। ठीक है, आप इमेज देख सकते हैं, ये है कॉर्निया। ये जो बाहर निकला हुआ भाग है ये पारदर्शक होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, इसको कहते हैं कॉर्निया। अब कॉर्निया के लिए इंपॉर्टेंट यह है कि जो नेत्रदान व्यक्ति करता है इस कॉर्निया का ही दान किया जाता है। नेत्रदान में पूरे आंख का दान नहीं होता बल्कि केवल कॉर्निया का ही दान किया जाता है। तो नेत्रदान में कॉर्निया का ही दान किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कॉर्निया के ऊपर एक पतली पारदर्शक झिल्ली पाई जाती है, इसको कंजक्टाइवा कहा जाता है। ठीक है, और कॉर्निया के पीछे, आगे कंजक्टाइवा है जो पारदर्शक झिल्ली है, कॉर्निया के पीछे एक रंगीन और अपारदर्शी संरचना होती है, यानी कि उसके आर पार हम लोग नहीं देख सकते। तो यह पारदर्शी संरचना है, इसको कहा जाता है आइरिस। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो लेयर है ये कंजक्टिवा का है, और ये हमारा है कॉर्निया, और ये इसके पीछे जो एक अपारदर्शक लेयर है इसको कहते हैं, ये वाला, इसको कहा जाता है आइरिस। आइरिस के बीच में एक छेद होता है जिसे पुतली या नेत्र तारा या पुपिल कहते हैं। आंख की पुतली, यानी कि आइरिस के बीच में एक छेद है, उसको आंख की पुतली या नेत्र तारा कहा जाता है, इंग्लिश में इसको पुपिल कहते हैं। ठीक है, पुतली एक काले रंग की गोलाकार संरचना होती है। ठीक है, आप देख सकते हैं, और कॉर्निया से जो भी प्रकाश आता है, कॉर्निया से जो भी प्रकाश आता है वो आंख की पुतली से गुजरते हुए फिर आगे जाके वो लेंस पर पड़ता है, फिर लेंस के बाद वो जाके रेटिना पर पड़ेगा, जहाँ पे जो भी व्यक्ति देखता है उसका इमेज बनता है। तो सबसे पहले कॉर्निया, कॉर्निया के बाद आंख की पुतली से होते हुए प्रकाश पहुंचता है आई लेंस पर, आंख नेत्र लेंस पर, और फिर वहां से उसका जो इमेज होगा वो इमेज बनेगा वस्तु का रेटिना पर। तो पुतली का गुण क्या है कि जैसे ही प्रकाश अधिक होगा ये स्वतः सिकुड़ने लगता है और छोटा हो जाता है, और जैसे अंधकार होगा तो ये फैलेगा और बड़ा हो जाएगा। तो पुतली स्वतः प्रकाश में छोटी हो जाती है और अंधकार में बड़ी हो जाती है। अब लेंस की बात करेंगे तो लेंस आइरिस के पीछे स्थित होता है। यह एक रंगहीन, पारदर्शक एवं
क्रिस्टलीय संरचना है। ठीक है, तो आइरिस हमने देख लिया, ये है आइरिस। आइरिस के पीछे ये जो गोल दिखाई दे रहा है, ये वाला पोर्शन, ये है नेत्र लेंस। ठीक है, और नेत्र लेंस से जो इमेज बनेगा, पीछे यहाँ पे रेटिना है, रेटिना पे बनता है। तो लेंस आइरिस के पीछे स्थित होता है। लेंस रंगहीन है, पारदर्शक है और क्रिस्टलीय संरचना है। ठीक है, जो मनुष्य के आंख का लेंस है, मानव नेत्र का लेंस है, वह उभयोत्तल है या बाई कन्वेक्स होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। मानव नेत्र का लेंस उभयोत्तल या बाई कन्वेक्स होता है। ठीक है, लेंस के अपारदर्शी हो जाने पर मनुष्य को स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। लेंस जब अपारदर्शी हो जाएगा, जब तक पारदर्शी है तब तक प्रकाश उसे पार कर रहा है, तभी जाके रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनता है। लेकिन जब अपारदर्शी हो गया है, ये धुंधला हो गया है, तो प्रकाश लेंस को पार नहीं कर पा रहा है। प्रकाश जब लेंस को पार नहीं करेगा तो रेटिना पे जो वस्तु सामने है उसका इमेज, प्रतिबिंब नहीं बनेगा। और जब नहीं बनेगा प्रतिबिंब तो आदमी को दिखाई देना स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। और इस बीमारी को कहा जाता है मोतियाबिंद या कॉन्ट्रैक्ट डिजीज। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट डिजीज या मोतियाबिंद का कारण क्या है कि लेंस जो है वो अपारदर्शी हो गया है, गंदा हो गया है। तो मोतियाबिंद के ऑपरेशन में यही होता है कि लेंस की सफाई होती है। ठीक है, तो मोतियाबिंद हमने देख लिया। अब देखेंगे कि लेंस के बाद एक आगे पर्दा है जिसको रेटिना कहा जाता है। यह नेत्र की भीतरी व आंतरिक परत है और इस रेटिना पे प्रकाश ग्राही कोशिकाएं होती हैं और ये कोशिकाएं दो तरह की हैं। पहला है सलाका और दूसरा है शंकु। सलाका या रड्स या शंकु या कोन। एक रड के आकार में होता है और दूसरा कोन के आकार में, शंकु के आकार में होता है। ये प्रकाश ग्राही है, प्रकाश को ग्रहण करती हैं। सलाका की बात करेंगे या रड्स की बात करेंगे तो यह प्रकाश एवं अंधेरे का ज्ञान होता है। ठीक है, किससे? सलाका से। और जो शंकु है, जो कोन्स है, उससे विभिन्न रंगों का ज्ञान होता है। जो हम रंग पहचानते हैं उसमें भूमिका होती है शंकु की, कोन की, जो रेटिना पर स्थित है। और जो सलाका है उससे हमें प्रकाश या अंधेरे का ज्ञान होता है। ठीक है, रेटिना की बात करेंगे तो रेटिना पर हमेशा वस्तु का वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। आप कभी भी देखिएगा, जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, चाहे वो आंख के लेंस के माध्यम से बने या बाहर स्थित किसी लेंस से आप बनाइए, जब भी प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो हमेशा उल्टा होगा। तो रेटिना पे जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वास्तविक होता है, और वास्तविक होता है तो वो प्रतिबिंब उल्टा होगा। लेकिन हमारा जो मस्तिष्क है इसे सीधा करके देखता है। ठीक है, तो ये था नेत्र के बारे में। तो देखेंगे अब जिह्वा या टंग के बारे में। ठीक है, जिह्वा क्या करता है? आंख तो प्रकाश को ग्रहण कर रहा था, कान तो साउंड को कर रहा था। जिह्वा क्या करता है? स्वाद के उद्दीपन को ग्रहण करता है। स्वाद का पता हमें जिह्वा या टंग के माध्यम से चलता है। तो जिह्वा स्वाद के उद्दीपन को ग्रहण करता है। अब स्वाद भी कई तरह के, मीठा, खट्टा, है ना, कड़वा, ये तीन तरह के स्वाद हैं। तो इनके लिए अलग अलग कलिकाएं होती है जीभ पे, जो जीभ पे स्थित होती हैं, और अलग अलग कलिकाएं हमें बताती है कि हम जो खा रहे हैं वो मीठा है या खट्टा है या कड़वा है। ठीक है, तो जिह्वा का जो संरचना है वो पेशियों से बनी संरचना है जिह्वा, और इस जिह्वा पर स्वाद कलिकाएं स्थित होती है जो हमें स्वाद का बोध कराती है। जिह्वा का जो शीर्ष है, आगे वाला पोर्शन है, वहां पे जो स्वाद कलिकाएं हैं उससे मीठेपन का अनुभव होता है। ठीक है, जो शीर्ष पे जीभ के अगले पोर्शन पे स्थित कलिकाएं हैं उससे हमें मीठेपन का अनुभव होता है। ठीक है, जिह्वा के दोनों किनारे जो है, किनारों पर स्थित स्वाद कलिकाएं खट्टेपन का अनुभव कराती हैं, और जो कड़वापन है उसके लिए जिह्वा के आधार पर, यानी कि पीछे की तरफ जो कलिकाएं स्थित है उससे कड़वेपन का अनुभव कराती है। तो हमको इसमें क्या ध्यान में रखना है कि जीभ के किस पोर्शन से, किस भाग में स्थित कलिकाओं से हमें मीठेपन का अनुभव होता है या खट्टेपन का अनुभव होता है या फिर कड़वेपन का अनुभव होता है। तो आप ध्यान रखिए, जब भी आगे आप कुछ खाएं तो आप ये देखें, अनुभव करने की कोशिश करें कि वो जो आपको स्वाद मिल रहा है वो किधर से मिल रहा है, जीभ के किस हिस्से से मिल रहा है। तो ध्यान रखिए, शीर्ष पे है, जो आगे की तरफ है, वहां पे जो कलिका है उसे मीठेपन का अनुभव होता है। जो किनारे स्थित कलिकाएं हैं, जीभ के किनारे किनारे, उससे खट्टेपन का अनुभव होता है। और जो कलिकाएं पीछे की तरफ है, जिह्वा के आधार पर स्थित है, वहां से हमें कड़वेपन का अनुभव होता है। ठीक है, अब आगे हम लोग घ्राणेंद्रिया या ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स का बात करेंगे। घ्राणेंद्रिया जिससे हम लोग सूंघने का काम करते हैं, जिससे हमें गंध का पता चलता है। तो घ्राणेंद्रियों की बात करेंगे तो गंध के उद्दीपन को ग्रहण करने का कार्य घ्राणेंद्रियों द्वारा किया जाता है। यानी कि जो गंध है, जो सुगंध या दुर्गंध का हमें पता चलता है, वो घ्राणेंद्रियों द्वारा पता चलता है। घ्राणेंद्रिया जो है वह नासिका गुहा में नाक के अंदर स्थित
होती है। आप यहाँ पे इमेज देख सकते हैं। तो नासिका गुहा या नासावेश्म घ्राणेंद्रिय का कार्य करती है। घ्राण प्रदेश में श्लेष्मिक कला के नीचे बोमैन ग्रंथि पाई जाती है। बोमैन ग्रंथि पाई जाती है और इस बोमैन ग्रंथि से स्रावित श्लेष्म हवा के साथ गंध को घुलाती है, तब घ्राण कोशिकाएं गंध से प्रभावित होती है। यानी कि जो श्लेष्म निकलता है इन ग्रंथियों से, उसमें जो हवा आ रही है उसमें जो गंध है उन श्लेष्म के साथ ये घुल जाती है, तब जाके जो घ्राण कोशिकाएं हैं इस गंध को पहचान पाती हैं और फिर हमारे मस्तिष्क को इसकी सूचना वो देती है। ठीक है, तो इसमें स्थित है बोमैन ग्रंथि, जिसका काम है श्लेष्म के साथ हवा को घुला के उस उस गंध को घुलाना, और जब ये गंध घुल जाता है उस श्लेष्म के साथ, तब जाके जो घ्राण कोशिकाएं हैं उस गंध को पहचान पाती हैं। मनुष्य की बात करेंगे तो मनुष्य में घ्राणेंद्रिया अधिक विकसित नहीं है, कुत्तों में ये अधिक विकसित होती है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं कि ये नासिका गुहा है ये। ठीक है, और ये जो नर्व्स हैं, ये जो तंत्रिका तंतु हैं, इन्हीं से सूचनाएं जाती हैं कि जो गंध है वो किस तरह का है। तो गंध की सूचना इन ओल्फैक्टरी नर्व्स के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचती है। ठीक है, तो ये थी घ्राणेंद्रिया। आगे हम लोग देखेंगे त्वचा के बारे में। ये अंतिम जो संवेदी अंग है वो है तो त्वचा या स्किन, इसके बारे में समझते हैं। तो त्वचा क्या करता है? त्वचा से हमें स्पर्श का पता चलता है। तो त्वचा स्पर्श के उद्दीपनों को ग्रहण करती है और फिर मस्तिष्क को सूचित करती है। ठीक है, त्वचा के नीचे जो की लेयर है वो वसा का लेयर पाया जाता है, फैट का लेयर। त्वचा के नीचे वसा उत्तक पाए जाते हैं, जो शरीर का प्रमुख वसा डिपो, यानी कि जो वसा शरीर में इकट्ठा होता है वह अधिकांश वसा त्वचा के नीचे ही इकट्ठा होता है, और यह वसा हमें चोट लगने से भी बचाती है। ठीक है, त्वचा, बाल और नाखून, इन तीनों में कैरोटीन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। अब हम देखते हैं कि ये जो त्वचा है यही हमारे शरीर में विटामिन डी के संश्लेषण का कार्य करती है। ठीक है, कैसे करती है? जो त्वचा में एक हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल पाया जाता है जिसका नाम है 7D, 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल। जब इस 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल पे सूर्य की पराबैंगनी किरणें पड़ती है तो यह कोलोकैल्सिफेरॉल या विटामिन डी में बदल जाता है। तो ये जो 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल है वह सूर्य की पराबैंगनी किरणों के प्रभाव में कोलोकैल्सिफेरॉल या विटामिन डी में बदल जाता है, और इस तरह हमारे शरीर में त्वचा के अंदर 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल की सहायता से विटामिन डी का उत्पादन होता है। इसलिए कहा जाता है कि सुबह के धूप में बैठने से विटामिन डी प्राप्त होता है। एक्चुअली विटामिन डी सूर्य की किरणों से प्राप्त नहीं होता है, बल्कि सूर्य की किरणों में जो पराबैंगनी किरणें हैं वो जब 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल से मिलती हैं तो 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल कोलोकैल्सिफेरॉल या विटामिन डी में बदल जाता है। यानी कि विटामिन डी का जो उत्पादन है वह हमारे शरीर के अंदर ही होता है, सूर्य की प्रकाश से नहीं मिलता है। सूर्य की प्रकाश एक कारक है जो इस प्रक्रिया में सहायक होता है। ठीक है, तो इसके अलावा त्वचा में सीबेसियस ग्रंथि पाई जाती है जिससे सीबम स्रावित होता है। ठीक है, सीबम क्या है? एक फैट ही होता है जो सीबेसियम ग्रंथि के द्वारा स्किन के बाहर सीबम के रूप में स्रावित होता है। सीबम का काम क्या है? ये रोमों को और त्वचा को चिकना और चमकदार बनाए रखता है। तो आपके जो त्वचा है, हमारे शरीर की त्वचा है, वो जो चिपचिपी होती है, चिकनी होती है, इस सीबम के कारण होती है, जो एक फैटी स्राव है, वसामय स्राव है, और इसका स्राव सीबेसियस ग्रंथि से होता है। ठीक है, सीबम हमारे रोमों को और त्वचा को चिकना और चमकदार बनाए रखता है। इसके अलावा त्वचा में श्वेत ग्रंथियां भी पाई जाती है। श्वेत ग्रंथियां होती है जिससे पसीने का स्राव होता है, और पसीने के द्वारा हमारे शरीर से बहुत सारे जो अवांछित पदार्थ है उनका भी उत्सर्जन होता है। ठीक है, तो ये था त्वचा, और आज हमने पूरा चैप्टर देखा है संवेदी अंगों के बारे में, जो मानव शरीर के संवेदी अंग है।